हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। मैं आपका दोस्त साजिद आज शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी के चैप्टर 1 है, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इतिहास क्या है। तो मानव के बीते हुए कल की कहानी को इतिहास कहते हैं। मानव समाज में विभिन्न कालों में तरह तरह के बदलाव हुए हैं। इतिहास से हमें इन बदलावों का पता चलता है। तो मानव के बीते हुए कल की कहानी को इतिहास कहा जाता है, जो मानव की जब से उत्पत्ति हुई तब से लेकर के आज तक की घटनाओं का जो हम अध्ययन करते हैं उसे इतिहास कहते हैं। तो इतिहास का डेफिनेशन दिया जा सकता है कि मानव के बीते हुए कल की कहानी का प्रमाणों एवं साक्ष्यों के आधार पर क्रमिक रूप से अध्ययन इतिहास कहलाता है। आइए हम जानते हैं इतिहास का महत्व क्या है। तो इतिहास से हमें बीते हुए कल के राजाओं, साम्राज्यों और समाज के बारे में पता चलता है। इतिहास से हमें यह पता चलता है कि भूतकाल में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे और क्या पहनते थे। इतिहास से हमें लोगों के पेशे के बारे में पता चलता है। इतिहास से हमें अपने पूर्वजों की उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। इतिहास से हमें अपने पूर्वजों द्वारा की गई गलतियों के बारे में पता चलता है। इतिहास से हमें यह भी पता चलता है कि किसी खास काल में बच्चे किस तरह के खेल खेला करते थे। इतिहास से हम सबक लेते हैं ताकि एक बेहतर भविष्य बना सकें। हम जानते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। तो लोग रहते थे उत्तर पश्चिम में स्थित सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पर, जो कि अब अभी पाकिस्तान में पड़ता है। पूर्वोत्तर की गारो पहाड़ियाँ तथा मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों पर, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास, गंगा और सोन नदियों के किनारे, नर्मदा नदी के तट पर। अब देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में। कई हजार वर्षों तक लोग नर्मदा नदी के नजदीक रहते थे। वे लोग शिकार करते थे या फिर कंदमूल फल इकट्ठा करते थे। ऐसे लोग एक स्थान पर नहीं रहते थे, बल्कि बंजारे या खानाबदोश थे, जो एक जगह पे नहीं रहते हैं, जो घूम घूम कर अपने जीवन यापन करते हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर रहते हैं, वहाँ से फल फूल इकट्ठा करते हैं, उसे ही खाते हैं। ऐसे लोगों को खानाबदोश कहा जाता था। अब जानते हैं सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, जो कि अभी के पाकिस्तान में है मौजूद। इन पहाड़ियों में लोग लगभग 8,000 वर्ष पहले रहते थे। वे उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने खेती की शुरुआत की थी। वे गेहूं और जौ की खेती करते थे। वे लोग भेड़, बकरी तथा गाय बैलों को पाला करते थे। ये लोग स्थायी जीवन जीते थे। इसी समय के आसपास गांवों का निर्माण होने लगा था। अब जानते हैं गारो और विंध्य की पहाड़ियाँ। गारो की पहाड़ियों में रहने वाले लोग उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने चावल या धान की खेती शुरू की। विंध्याचल के उत्तर की तरफ भी धान की खेती होती थी। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास सिंधु और इसकी सहायक नदियों के पास आरंभिक चरणों का विकास लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। अब है गंगा और सोन नदी। गंगा नदी के किनारों पर शहरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ। कुछ शहर सोन सोन जैसी सहायक नदियों के किनारे भी विकसित हुए। कुछ शहरों का विकास समुद्री तटों पर भी हुआ। अब है हमारे देश के कई नाम। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, भारत या भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया आदि। हमारे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, उसमें भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ है। अब जानते हैं इंडिया के बारे में, ये क्या है, कैसे आया, कहाँ से आया। तो ईरान और ग्रीस के लोग भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों से आया करते थे, और उस इलाके से भारत आने के क्रम में उन्हें सिंधु नदी को पार करके आना पड़ता था। इसलिए वे सिंधु नदी के बारे में जानने लगे और इस नदी को वे हिंदोस अथवा इंडोस कहा करते थे। इस तरह सिंधु नदी के पूर्व की ओर पड़ने वाले इलाके को इंडिया नाम दिया गया।
अब है भारत। देखिए, भारत को लेकर कई मान्यताएं हैं। अलग अलग विचारधारा के लोग अपने अलग अलग विचार देते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में रहने वाले लोगों को भारत कहा जाता था। इसका जिक्र प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद में भी मिलता है, इसलिए इस भूभाग का नाम भारत पड़ा। ये तो हो गई एक मान्यता। अब कुछ धार्मिक मान्यताएं भी हैं, जैसे कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार सम्राट भरत के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया। वहीं जैन माइथोलॉजी के अनुसार जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे, जिनका नाम था ऋषभदेव, उनके पहले पुत्र का नाम था भरत और उन्हीं के नाम पर भारत पड़ा। ये दो मान्यताएं हैं जो हमें याद रखनी है। अब है इतिहास के स्रोत। अब हम इतिहास तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इतिहास को पढ़ने की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? वो किन चीज़ों हैं जिसके आधार पर हम कहते हैं कि ये इतिहास था, ऐसा हुआ होगा? तो वो है इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत में जो पहला है वो है पांडुलिपि, जिसे इंग्लिश में हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। हाथ से लिखी हुई किताब को पांडुलिपि कहते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द मैनू से निकला है, जिसका अर्थ होता है हाथ। प्रिंटिंग की तकनीक के आविष्कार से पहले किताबों को हाथ से लिखा जाता था। शुरू की पांडुलिपियों को ताड़ के पत्तों या भोजपत्र पर लिखा जाता था। पुरानी पांडुलिपियों से धार्मिक विश्वास और रीतियों, राजाओं, दवाइयों, विज्ञान, कविताओं आदि के बारे में प्रचुर जानकारी मिलती है। अब है अभिलेख। देखिए, अभिलेख बेसिकली 3 तरह के होते हैं। अभिलेख, एक पहला अभिलेख जिसे पत्थर पर लिखा जाता था, उसे शिलालेख कहते हैं। एक होता है स्तंभ लेख, जो लंबे लंबे बड़े बड़े स्तंभ होते हैं, उन पर लिखा जाता है, उकेरा जाता है, उसे स्तंभ लेख कहते हैं। और एक होता है गुहा लेख। गुहा लेख बेसिकली गुफा की दीवारों या छतों पर लिखा जाता था। ये अब जानते हैं अभिलेख के बारे में। किसी पत्थर पर उकेरे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। किसी पांडुलिपि की तुलना में अभिलेख बहुत लंबे समय के लिए संरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि ये पत्थर पर लिखे जाते हैं और पत्थर पर लिखी गई चीज को मिटाना मुश्किल होता है। ज्यादातर अभिलेखों में किसी राजा की घोषणा या आदेश मिलते हैं। अब ऐसी घोषणाओं को अभिलेख पर इसलिए लिखवाया जाता था ताकि अधिक से अधिक लोग उन्हें पढ़ सकें। कुछ अभिलेखों में राजाओं, व्यापारियों और अन्य लोगों द्वारा किए गए अच्छे कामों के बारे में भी लिखा जाता था। ऐसे अभिलेख अक्सर संस्कृत, प्राकृत या तमिल में लिखे मिलते हैं। ये बात हमें याद रखनी है कि जो पुराने अभिलेख हुआ करते थे वो या तो संस्कृत या प्राकृत या तमिल भाषा में मिलते थे। हिंदी भाषा का प्रयोग तो बहुत बाद हुआ है। अब है सिक्के। ये इतिहास के स्रोतों में एक महत्वपूर्ण है। सिक्का, सिक्के पर अक्सर उसे जारी करने वाले राजा की तस्वीर रहती है, इसलिए सिक्के से उस समय के राजा के बारे में पता चलता है। अब है सिक्कों से उस जमाने के कारीगरों की महारत के बारे में पता चलता है। सिक्कों की शुरुआत सबसे पहले प्राचीन ग्रीस में 600 ईसा पूर्व में हुई थी। देखिए, सिक्कों से हमें कई जानकारियां मिलती हैं, जैसे कि अभी के जो सिक्के होते हैं वो किस धातु के बने हैं, और पहले के सिक्के जो होते थे वो अलग धातुओं के बने होते थे या मिश्र धातुओं को मिलाकर बनाया जाता था। पहले यदि सोने के सिक्के होते थे, तांबे के सिक्के हुआ करते थे, तो जो सिक्कों की जो मटेरियल क्वालिटी रहती थी, उससे उस समय के आर्थिक स्रोतों की आर्थिक जो स्थिति थी उस बारे में जानकारी मिलती थी। अब है पुरातत्व स्थल। पुरातत्व स्थल भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इतिहास के स्रोत जानने के क्रम में। जिस स्थल से ऐतिहासिक अवशेष मिलते हैं उसे पुरातत्व स्थल कहते हैं। भवन और स्मारक भी पुरातत्व स्थल की श्रेणी में आते हैं। अब है ऐसे स्थानों से मिलने वाले पुरावशेष और अन्य वस्तुओं से बीते जमाने के बारे में प्रचुर जानकारी मिलती है। पुरातत्वों के अध्ययन के विशेषज्ञ को पुरातत्वविद कहा जाता है। अब है तारीख का मतलब। इतिहास का अध्ययन करते समय तारीखों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तारीखों की मदद से हमें घटनाओं की एक खास क्रम में रखने में सहूलियत होती है।
इतिहास के बारे में चर्चा करते हुए तारीखों के लिए BC यानी ईसा पूर्व एवं AD अर्थात ईस्वी का प्रयोग होता है। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, जिसका अर्थ है ईसा से पहले। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, ईस्वी, जिसका मतलब होता है ईश्वर के साल में अर्थात ईसा मसीह के जन्म के साल में। कभी कभी AD की जगह CE अर्थात कॉमन एरा का प्रयोग होता है। इसी प्रकार कभी कभी BC की जगह BCE अर्थात बिफोर कॉमन एरा का यूज किया जाता है। तो इसी के साथ हमारी 6th क्लास की जो हिस्ट्री की पहला चैप्टर है, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये समाप्त होता है। देखिए, ये एक NCERT का निचोड़ है। आप इतना याद कर लेंगे, इतना नोट कर लेंगे तो आपको NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।